हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। चलिए आज स्टडी करते हैं क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ अ बॉडी के बारे में, इलेक्ट्रिक सीरीज के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और इन सभी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है चार्जिंग अ बॉडी। कोई भी बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले ये बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का कोई बॉडी है। मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई बॉडी है, जो हम पहले आपको बता रहा हूं कि ये न्यूट्रल बॉडी है। और न्यूट्रल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। न्यूट्रल कहने का मतलब होता है इसके पास नेट चार्ज जो है वो जीरो है। इसके पास नेट चार्ज जो है वो क्या है, जीरो है। अब हमने क्या किया कि इस बॉडी में से जब हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, रिमूव कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के साथ ही ये जो हमारा बॉडी है, ये बॉडी कैसा हो जाएगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो ये बॉडी जो हो जाएगा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चीजों को अपन ने बाहर निकाला तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब ये कन्वर्ट हो गया न्यूट्रल से पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी में। कंसीडर करिए कि हम इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड करने वाला हूं। मान लीजिए इस बॉडी में मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करने वाला हूं, रिमूव के बजाय अब ऐड करने वाला हूं। अब क्या होगा, अब इस बॉडी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आने का क्या मतलब हुआ कि इसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इसके पास क्या बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में जब आप इलेक्ट्रॉन को इस बॉडी में ऐड करोगे तो उस कंडीशन में ये बॉडी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगा। उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगा। तो आपने देखा कि कोई बॉडी जो पहले न्यूट्रल कंडीशन में था, जिसके पास कोई चार्ज नहीं था, जिसके पास नेट चार्ज जीरो था, कोई चार्ज कहने का मतलब होता है, हम यहां पे कह रहे हैं नेट चार्ज जीरो था, वो बॉडी न्यूट्रल था। उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जब किसी भी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं या किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, यानी बॉडी चार्ज हो गया। यानी कभी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो मैंने बता दिया कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब जब हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता है और वो मास उस बॉडी में से निकल गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना था हमारे पास, उसका मास हमारे इस न्यूट्रल बॉडी के मास से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो होगा वो लेस देन होगा किससे, मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी से। चलिए, अगर हमें यह कैलकुलेट करना हो कि कितना मास पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी में डिक्रीज हुआ है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके सामने ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिए।
कि जितना भी मास डिक्रीज हुआ है उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में, वो कैलकुलेट करने के लिए आप पहले पता करेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन आपने उसमें से रिमूव किया है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना रिमूव्ड है उस बॉडी में से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से। और मास, इलेक्ट्रॉन का मास मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट को आप मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डिक्रीज इन मास ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पता चल जाएगा। चलिए, अब अगर हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया किसी भी बॉडी में, तो हमने यहां क्या देखा कि जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो ये बॉडी कैसा हो गया, ये बॉडी हो गया नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। तो जब हमने किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो वो बॉडी कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। और हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है इस बार, तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसका मतलब मास जो होगा उस नेगेटिवली चार्ज बॉडी का वो ज्यादा हो जाएगा, किससे, न्यूट्रल बॉडी से। यानी हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी विल बी ग्रेटर देन द मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हमें कोई कहेगा कि इंक्रीज कितना हुआ मास, उसको कैलकुलेट कैसे करें, तो ये आपका स्टार मार्क फॉर्मूला है कि किसी भी बॉडी में जो नेगेटिवली चार्ज हो गया है उसमें कितना मास का इंक्रीज हुआ, वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इंक्रीज इन मास। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आप लोग जानते हो एसी करंट है, और आप अगर बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी लेते हो तो वो जो हुआ वो डीसी करंट हुआ। इन दोनों ही केस में चार्ज जो होता है वो फ्लो करता है। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने पहले भी बताया हुआ है, रेस्ट। यानी रेस्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको सिंपली बोलते हैं हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। रेस्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब सोचने वाली बात यह है कि रेस्ट चार्ज कैसे आएगा। तो रेस्ट चार्ज आने के लिए क्या है कि कोई भी हम दो बॉडी है, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ये हमारा बॉडी 1 है और ये भी हमारा बॉडी 2 है। ये बॉडी 1 है और ये हमारा बॉडी 2 है। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों बॉडी को जो दूर दूर हैं इनको पास में लाया, और पास में लाने के बाद हमने रबिंग कर दिया। हमने किसी सरफेस पे हमने क्या किया, इन दोनों बॉडी को रब कर दिया। यहाँ पे मान लो इस तरह से इसको घिस दिया एक दूसरे के ऊपर। घिसने की वजह से क्या हुआ, घिसने की वजह से क्या हुआ, ध्यान देने वाली बात है। घिसने की वजह से क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन या तो इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि हमने कहा कि इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, मान लो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आपने क्या देखा कि इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। और इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। अब क्या होगा कि अब ये होगा कि हमारे इस बॉडी में यहाँ पे तो नेगेटिवली चार्ज यानी माइनस माइनस होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे। इन दोनों
स्टैटिक चार्ज यहाँ पे इनके सरफेस पे स्टैटिक चार्ज जो है उनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, वो चार्ज इनके सरफेस पे जमा हो जाएंगे और इन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आप देख रहे हो डायग्राम में, ये बच्चा कितना शौक है इसको देख करके, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है स्काई में। तो सिंपल सा इसका एग्जांपल है लाइटनिंग इन द स्काई आफ्टर वॉकिंग ऑन वुलन कारपेट। जब कभी भी आप वुलन कारपेट पे आप चलोगे खाली पैर, है ना, और आप अपने घर के दरवाजे के नॉब को टच करोगे तो आपको एक शॉक मिलेगा, वो आपके बॉडी को शॉक मिलेगा। वो बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। जो आपको शॉक मिल रहा है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसका रीजन है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सीरीज। ये सीरीज जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यहां पे आप देखिए राइट साइड में क्या है, यहां पे मैंने सीरीज का कुछ कॉम्बिनेशंस बनाया हुआ है, कुछ मटेरियल का कॉम्बिनेशंस दिया हुआ है। ये मटेरियल को आपको दिमाग में ध्यान रखना है क्योंकि आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स फेस करने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। तो यहां पे क्या है कि जैसे जैसे मैं बॉटम से टॉप पे जाऊंगा, है ना, इसके अंदर पॉजिटिविटी नेचर बढ़ता चला जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने क्या देखा अभी लास्ट टॉपिक में कि कोई भी बॉडी को जब मैं रब कर रहा था एक दूसरे के साथ तो उन दोनों बॉडी के ऊपर, है ना, किसी में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था और किसी में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक सीरीज के ऊपर कि इलेक्ट्रिक सीरीज में कौन कहां स्टैंड करता है। जो टॉप पे स्टैंड करेगा वो पॉजिटिवली होगा, जो बॉटम में होगा वो नेगेटिवली होगा। यानी मान लीजिए हमने ग्लास रॉड पे कॉटन से रब किया, हमने ग्लास रॉड पे कॉटन से रब किया, तो ग्लास जो है वो कॉटन से ऊपर है और कॉटन जो है वो नीचे है, तो ग्लास रॉड जो हो जाएगा वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और कॉटन जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसको दे देगा, कॉटन को दे देगा। ओके, तो हम क्या यहां पे देख रहे हैं कि कोई भी बॉडी को जब रब करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो बॉडी जो अपर इलेक्ट्रिक सीरीज में स्टैंड करता है वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो बॉडी लोअर स्टैंड करता है इलेक्ट्रिक सीरीज में वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यहां पे भी मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, देखिए आपके सामने एग्जांपल है कि यहां पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, ये है अपना ग्लास रॉड यहाँ पे और सिल्क है यहाँ पे, आप बताइए फटाफट कि ग्लास रॉड कैसा होगा और सिल्क कैसा होगा। ग्लास रॉड टॉप पे है सिल्क के कंपैरिजन में, ऊपर है इलेक्ट्रिक सीरीज में, तो ग्लास रॉड जो होगा वो तो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ग्लास रॉड जो हो जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना, और सिल्क जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको एग्जामिनेशन में फेस करना है। तो सबसे बेसिक न्यूमेरिकल से मैंने स्टार्ट किया है। जो बेसिक न्यूमेरिकल है वो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी कि आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि टोटल चार्ज जो है वो 1 कूलम्ब है, टोटल चार्ज जो है वो 1 कूलम्ब है और हमने आपको क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, जो चार्ज की क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी होती है उसमें हमने आपको क्या बताया था कि Q जो होता है वो NE के बराबर होता है।
Q किसके बराबर होता है, Ne के। अब ये हमने क्या लिया, ये हमने लिया क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है ना, वहां से हमने ये फॉर्मूला लिया है। आपको मैंने बताया था कि इस फॉर्मूले को याद करना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके काम आने वाला है। तो Q इक्वल्स टू एन ई, अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज कितना है, 1 कूलम्ब है ना, और इसको यहाँ पे n और इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिखेंगे, हम माइनस भी लिख सकते हैं। अभी अभी चूंकि मेरे को कैलकुलेट करना है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं, तो डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, कूलम्ब से कूलम्ब कट गया, तो n कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका आंसर हो गया। यानी 1 कूलम्ब चार्ज में अगर कोई भी बॉडी पे 1 कूलम्ब का चार्ज है और आपसे पूछा जाए उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास इतना इलेक्ट्रॉन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक लिक्विड ड्रॉप है, एक लिक्विड ड्रॉप है। चलिए ड्रॉप बना लेते हैं। ये हमारा लिक्विड ड्रॉप हो गया, ये हमारा लिक्विड ड्रॉप हो गया, और इस ड्रॉप के पास 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप बताएंगे मुझे, इसके पास 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कहने का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे ज्यादा है तो यानी ये कैसा हुआ, नेगेटिवली चार्ज की पॉजिटिवली चार्ज, जल्दी से बताइए। ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। अब कह रहा है क्या, बताइए कि कितना चार्ज है इस लिक्विड ड्रॉप में। तो हम फिर से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया हुआ है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया हुआ है, 10 है ना। तो नंबर ऑफ ये यानी क्या दे दिया हमें, n का वैल्यू दे दिया। तो हमें टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n इंटू ई। अब n कितना है भैया, हमारे पास 10 है, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, मुझे चार्ज निकालना है इसलिए इलेक्ट्रॉन को हमें नेचर के साथ लिखना पड़ेगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 को -1.6 से, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, -1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब। ये हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि क्या कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी है और उसके पास इतना चार्ज हो सकता है क्या, यानी किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के पास 2.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब चार्ज हो सकता है क्या। तो इसको अगर पता करना हो तो इसको पता करिए आप n फाइंड आउट करके, है ना। n अगर इंटीजर आया, और हमने आपको वहां बताया था कि n शुड बिलोंग टू इंटीजर, तब तो हो सकता है। अगर n फ्रैक्शन में आया तो मैंने आपको बताया हुआ है 10.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। याद है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि कोई भी बॉडी में 10.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल्स टू एन ई, और हमारे पास चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 2.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब, है ना। n हमें कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉन का मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, नेचर नहीं लिख रहा हूँ। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, कूलम्ब से कूलम्ब को काट दीजिए, तो n हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद इस पॉइंट से पॉइंट को उड़ा देंगे, 4 से 4 बार में, 4 से ये 7 बार में, ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 होगा, +19 में से 18 जाएगा तो यानी 10 बचेगा, तो यानी ये हो जाएगा 7/4 इंटू 10, यानी ये हो जाएगा 70/4, और 70/4 यानी कितना हो गया, देखिए तो 17.5। अभी बताइए 17.5 इलेक्ट्रॉन क्या किसी बॉडी पे हो सकता है क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए नो, यानी आंसर हुआ नो, इतना इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वो फ्रैक्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक पॉलीथीन है और इसको रब किया गया है वुल के साथ और देखा क्या गया कि ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ऑब्वियस सी बात होगा, ऑब्वियस सी बात, पॉलीथीन जो है नेगेटिवली चार्ज होगा क्योंकि पॉलीथीन लोअर लोअर है इलेक्ट्रिक सीरीज में। तो उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब नेगेटिव चार्ज हुआ है तो हमारे पास टोटल चार्ज जो हुआ, टोटल चार्ज ऑन पॉलीथीन वो कितना हो गया, क्यू कितना हो गया, माइनस का 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। माइनस क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि पॉलीथीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, पहले ये समझो, पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि पॉलीथीन ने एक्सेस इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है और वो इलेक्ट्रॉन कहां से आया, वुल से आया। इसका मतलब वुल तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यानी वुल ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो सबसे पहला सवाल है आपके सामने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वुल टू पीस ऑफ पॉलीथीन, यानी कितना इलेक्ट्रॉन वुल ने लॉस किया और कितना इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं आप पॉलीथीन ने गेन किया। तो पहले नंबर के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे Q इक्वल्स टू Ne और चार्ज दे रखा है -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। n को यही लिखिए, है ना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो माइनस से माइनस, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, तो n हो गया 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.175 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है इस बॉडी ने, इस वुलन बॉडी ने, है ना, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, पॉलीथीन के ऊपर चला गया, वो इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन के ऊपर चला गया। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया, वुल ने लूज किया। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका मतलब उसका मास भी डिक्रीज हुआ होगा, यस और नो, उसका मास डिक्रीज हुआ होगा। तो दूसरा सवाल है आपसे कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। आप बताइए क्या होगा आंसर, क्या मास ट्रांसफर हुआ है वुल से पॉलीथीन में, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है वुल में, और इलेक्ट्रॉन अगर लूज हुआ है तो यस मास जो है उसका लॉस हुआ है, मास जो है वो लॉस हुआ है, वुलन से, वुलन का मास लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से रिमूव हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, पॉलीथीन पे आ गया। तो हमारा पहला आंसर जो है कि हमसे पूछ रहा है क्या हुआ है, तो हमारा आंसर होगा यस। और हुआ है तो क्या हुआ है, मास जो है, यस मास इज ट्रांसफर्ड, मास जो है वो ट्रांसफर्ड हुआ है ना। अब पूछ रहा है कितना, हाउ मच, आपसे पूछ रहा है कितना, तो याद करिए मैंने स्टार मार्क फॉर्मूला क्या बताया था कि मास ट्रांसफर्ड निकालने के लिए, मास ट्रांसफर्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट है यहाँ पे, है ना, क्योंकि लॉस हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं उनको। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो यहाँ पे हमने निकाला 1.175 इंटू 10⁻12 इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, है ना। तो ये हम केजी में लिख रहे हैं तो हमारा आंसर भी केजी में आएगा और हमारा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं तो अप्रोक्सीमेटली ये होगा 1.6 इंटू 10⁻18 केजी के अप्रोक्स, है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और वेरीफाई कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। आपके सामने जो प्रॉब्लम है उसमें कह रहा है कि एस्टिमेट करिए कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो और टोटल पॉजिटिव चार्ज वो 180 ग्राम प्योर वाटर में है।
तो सबसे पहले वाटर का केमिकल फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। आप हमें ये बताइए, हाइड्रोजन पे प्रोटॉन्स कितने होते हैं? हाइड्रोजन का प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 1। प्रोटॉन्स कहने का मतलब आप सिंपली कह सकते हो उसका एटॉमिक नंबर। और ऑक्सीजन का प्रोटॉन्स कितना होता है? ऑक्सीजन का प्रोटॉन्स कितना होता है? ऑक्सीजन का प्रोटॉन्स होता है 8, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। जितना प्रोटॉन्स उतना ही इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन भी हुआ, और 8 प्रोटॉन तो 8 ही इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे है। ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन पे 1 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन पे 8 प्रोटॉन है। ओके, तो अगर हम लोग H2O की बात करें तो यहाँ पे H2 है, तो H2 कहने का मतलब, H2 कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और ऑक्सीजन का हुआ 8 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10, और जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो एक H2O मॉलिक्यूल में टोटल प्रोटॉन कितने हुए? टोटल प्रोटॉन भी हुए 10। तो टोटल प्रोटॉन भी हुए 10, टोटल इलेक्ट्रॉन भी हुए 10। अब हम अगर मास की बात करें तो मास H2O का कितना लिखेंगे आप? तो मास कितना लिखेंगे? तो ऑक्सीजन का मास नंबर होता है, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? कोई बताएगा मुझे? कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। और हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? कोई बताएगा मुझे? हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1। तो टोटल मास हम अगर बात करें तो टोटल मास H2O मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? H2 का हो जाएगा 1 इंटू 2 2, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, यानी टोटल मास जो होगा वो H2O का जो होगा वो हो जाएगा 16 + 2, यानी 18 ग्राम। 18 ग्राम हो जाएगा। अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यूनिटरी मेथड कैसे लगाते हैं? तो आप क्या देख रहे हैं कि सिंस इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, इतने पानी में H2O में कितने एवोगाड्रो नंबर होता है ना? तो 6.022 आपको सभी को पता है। देयर आर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना? तो 18 ग्राम वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 ग्राम वाटर में कितना होगा? जल्दी से बता दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 18, इतना मॉलिक्यूल हो जाएगा, है ना, 1 ग्राम में। और आपको कितना दे रखा है? 180 ग्राम। तो 180 ग्राम में कितना होगा? 180 ग्राम में कितना होगा? तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 180, इतना मॉलिक्यूल। और सॉरी, यहाँ पे हमें 18 भी 18 जो है नीचे रखना है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे 180, इतना मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 18 से ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना मॉलिक्यूल आया? 6.022 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स आ चुका है। अब आप हमको बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 180 ग्राम वाटर में कितना होगा? आपने क्या देखा? एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन? तो हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन 180 ग्राम प्योर वाटर, है ना, कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। तो 6.022 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में इतना ही इलेक्ट्रॉन और इतना ही प्रोटॉन था, यानी ये कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है? हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया, प्रोटॉन भी निकाल लिया, टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या लिखेंगे? टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या लिखेंगे? जल्दी से बता दीजिए। Q = NE, है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
न्यूट्रॉन्स हमने या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना कैलकुलेट कर लिया है, तो ये कैलकुलेट किया है 6.022 इंटू 10⁻25। और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 9.6 इंटू 10⁻6 है ना कूलम, है ना, इतना चार्ज हो जाएगा। तो चलिए यहां तक आप स्टडी करिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप हमारे लेक्चर पे कंटिन्यू बने रहे और आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलता रहेगा सीक्वेंस वाइज में। आप हमारे YouTube चैनल मास्टर्स फिजिक्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं हूं आपका अपना अमन सर, मैं हूं NIT जमशेदपुर से। चलिए, थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।